Good morning, everyone. This is Dr. R.K. Agarwal. Friends, today we will discuss the meaning of accounting. दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. जब आप अकाउंटिंग की शुरुआत कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है. और आज दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है और किस प्रकार से अकाउंटिंग एक प्रोसेस है. और न सिर्फ हम लोग अकाउंटिंग की मीनिंग प्रॉपर तरीके से समझेंगे जानेंगे, बल्कि इसे हम हमेशा के लिए मेमोरी में स्टोर कैसे करेंगे हम लोग ये भी जानेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स फॉर देयर डिसीजन मेकिंग. ये बस इतने पे ही बात खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी, कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग यहीं पे खत्म हो गई. लेकिन अब हम लोग ये देखना चाहेंगे यहाँ पे कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है. किस चीज़ की प्रोसेस है? तो आइडेंटिफाई करती है, मेजरिंग करती है, रिकॉर्डिंग करती है, क्लासिफाइंग करती है, समराइज करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रीट करती है और कम्युनिकेट करती है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को टू वेरियस यूजर्स फॉर देयर डिसीजन मेकिंग. ओके, तो ये अकाउंटिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मीनिंग है, आप जो कह लें इसको. आगे हम लोग जानेंगे कि अकाउंटिंग में ये सारी जो प्रोसेस हैं वो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग कैसे और क्या क्या है. तो वो देखते हैं दोस्तों. सबसे पहले आप ये देखें कि आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाई करेंगे? तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड. अब आपको जानना होगा कि ट्रांजैक्शंस क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं. तो वो हम लोग एक सेगमेंट और लेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में समझेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं और ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में डिफरेंस क्या होते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब रही बात कि मेजरिंग. तो मेजरिंग में क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट विच आर आइडेंटिफाइड, ओके, उसे हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री. रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री कहने का मतलब क्या है कि जिस देश में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस देश की मुद्रा में. जैसे इंडिया में अगर अकाउंटिंग हो रही है तो आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे रुपीज़ में, अगर वो अमेरिका में हो आप तो डॉलर में. ये आपकी रूलिंग करेंसी का मतलब यहाँ पर ये है. ओके, रूलिंग करेंसी का मतलब है, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री का मतलब ये है, हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं. मेजरिंग लॉट ऑफ मनी होता ही है, आप जानते हो, रुपए में, पैसे में हम लोग ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को मेज़र करते हैं. और अगर ट्रांजेक्शन और इवेंट्स रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री यानी मनी में मेज़र नहीं हो सकती है तो फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा. अब फेज है इसकी जो नेक्स्ट है वो है रिकॉर्डिंग एंड देन क्लासिफाइंग. तो पहले हम लोग जानेंगे कि रिकॉर्डिंग में क्या होता है. रिकॉर्डेड आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस एंड मेजर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल. ये जर्नल भी हम लोगों ने सीखना है, जर्नल भी हम लोगों ने जानना है दोस्तों. ओके, उसके बाद बारी आती है क्लासिफाइंग की. रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और जो सिमिलर ग्रुप के होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड किए हैं सिमिलर ग्रुप के, उन्हें हम लोग क्लासिफाई करते हैं. और क्लासिफिकेशन जो फेज है ये है लेजर अकाउंट्स प्रिपरेशन, ये क्लासिफिकेशन फेज है. तो हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं और वेरियस लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. देन बात आती है समराइजिंग की. देन समराइजिंग में क्या होता है कि क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड इन अ मैनर यूजफुल टू यूजर्स. इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग करते हैं, समरी तैयार करते हैं कि वो वेरियस डिसीजन मेकर्स के पास पहुंचे और उनको जिस पर्पस से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उसे ले सकें, समझ सकें और अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते. उसके बाद बारी आती है एनालाइजिंग की. तो जो समराइज ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम लोग एनालाइज करते हैं टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन. जो समराइज ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम लोग एनालिसिस करते हैं. आप जानते होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद आप ये भी जानते होंगे कि उसका ही एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट. इस तरीके के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं. तो एक्चुअली वो फंड फ्लो एनालिसिस होता है, कैश फ्लो एनालिसिस होता है. तो वो एनालिसिस भी क्या है कि टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते हैं. और उन कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने में एक्सपर्टाइज, नॉलेज की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे अकाउंटिंग आकर थोड़ी सी प्रोफेशनल ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज ज़्यादा ज़रूरत होता है एनालिसिस टाइम पे. और यहाँ पे तो बिल्कुल ही ज़रूरत होती है क्योंकि इंटरप्रिटेशन होती है. और इंटरप्रिटेशन के लिए डेफिनेट है कि जो भी एनालाइज डेटा है उन एनालाइज डेटा को क्या जाता है, इंटरप्रीट किया जाता है. तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, समझना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. थोड़ा इसको इलैबोरेट करें कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है. कि एनालाइज डेटा तो आपने कर दिया तैयार,
और उसे आप देते हैं किसके सामने, एक्सपर्ट्स के सामने, टू ऑब्टेन देयर ओपिनियन। टू ऑब्टेन देयर ओपिनियन कहने का तात्पर्य क्या है कि सिंपल सा मैटर यहाँ पे है कि जो भी एनालाइज डेटा है, जो भी अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स ने तैयार कर दिया है, उसे हम लोग वेरियस एक्सपर्ट्स के सामने रखते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब शुद्ध हिंदी तो निर्वचन होता है, बट आपको उससे भी समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का दोस्तों यहाँ पे मतलब ये है कि किसी भी फैक्ट को एक्सप्लेन करना, इलैबोरेट करना विद एक्सपर्ट ओपिनियन। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच के एंड के बाद टीवी स्क्रीन पे जब आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो आपको एंड में बॉलिंग एनालिसिस नज़र आती है, स्कोर कार्ड नज़र आता है, बैटिंग कार्ड, बॉलिंग कार्ड नज़र आता है। तो वो एनालाइज डेटा है और उस एनालाइज डेटा को जो एक्सपर्ट कमेंटेटर्स बैठे होते हैं वो ईजिली एक्सप्लेन कर पाते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। अब अगर बॉलिंग कार्ड हमारे सामने है और हमें क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हु इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर एंड हु इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर। तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए कि जो टेक्निकल जो पॉइंट है, जो डेप्थ वाली नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड की, तो उसके सामने वो एनालाइज डेटा होगा तो वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देगा। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग एक्सपर्ट ओपिनियन। ओके, एनालाइज डेटा का भी वो अपना एक वैल्यू जजमेंट दे सकता है बंदा। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन हो जाने के बाद फाइनली अब यहाँ अकाउंटिंग अपने कम्युनिकेशन स्टेज पे पहुंच जाती है और नाउ द एनालाइज डेटा आफ्टर इंटरप्रिटेशन आर कम्युनिकेटेड टू डिफरेंट यूजर्स फॉर देयर डिसीजन मेकिंग के लिए उनके पास छोड़ दिया जाता है। तो कंपनीज हैं वो अपना एनुअल रिपोर्ट तैयार करती हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स पे उनकी एनालिसिस हो जाती है। उसके अलावा इंटरप्रिटेड डेटा ही कम्युनिकेट किया जाता है शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट को एंड टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उन सबको वो पब्लिश किया जाता है। इट मीन्स कि वो कम्युनिकेट किया जाता है। शेयर होल्डर भले ही कहीं पर भी हों लेकिन उनके सामने वो इन्फॉर्मेशन जाती है। कंपनी प्रिंटेड बुक स्टाइल में वो बना करके सबके घर तक कम्युनिकेट करती है, पहुंचाती है। और आज के डेट में तो बहुत ही आसान हो गया, ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों ये देखेंगे, एक छोटी सी चीज़ मैंने बना रखी है, ये आप लोगों को समझना है। और ये मैंने क्यों किया है, रीज़न इज़ दैट कि आपको अकाउंटिंग की जो मीनिंग मैंने बताई है वो अकाउंटिंग की मीनिंग आपको याद रखनी है। एंड हाउ वुड यू कीप इन योर मेमोरी ऑल दीज अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मुझे आपको बताना है और मैं वो अभी आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूँगा कि अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी आप जानेंगे और कैसे आप इसे मेमोरी में रखेंगे। आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले तो ये देखिए कि आई एम, इसे उच्चारण करना है। आई एम यहाँ मैंने दे रखा है, आई एम रविचंद्रन, एस से स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ओके, आई एम रविचंद्रन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोच। ओके, आपको ये सेंटेंस याद रखना है और इस सेंटेंस से आपको सारी चीज़ें रिकॉल भी करनी है कि आई एम रविचंद्रन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोच। ये मेरे तरफ से, आप इसे अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाइंग। एम आप मेरे साथ साथ करेंगे, एम में आएगा मेजरिंग, आर से रिकॉर्डिंग, सी से क्लासिफाइंग, यस ऑफ कोर्स, एस से समराइजिंग, ए से एनालाइजिंग, आई से इंटरप्रिटिंग एंड सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेटिंग। तो मैंने बस ऐसे ही लिखा है, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ही। आई एम रविचंद्रन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोच इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। हाउ I stands for identifying, M stands for measuring, R stands for recording, C stands for classifying, S stands for summarizing, A stands for analyzing, I stands for interpreting and C stands for communicating। मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया दोस्तों, स्पेलिंग आपको क्लियर नहीं होगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉलिंग what I have done here, you have to recall all these things. And this sentence is very, very easy to keep in your memory. I am Ravichandran. I am Ravichandran, Sports Authority of India coach. So this one
is very very simple and very very easy, and this is a tricky approach to keep in your memory all the theoretical aspects. Okay, so you should develop such types of things for your further academic lessons, for your further studies, and that would be very very helpful to you my dear friends. Okay, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो टॉपिक आपका है कि जो अकाउंटिंग की मीनिंग है, मुझे बस छोटी सी चीज़ बतानी थी आपको कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है. मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इस छोटी सी टॉपिक को भी मैं इस तरीके से आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जिससे कि आपके विजन में ये बात बिल्कुल बैठ जाए, आप इसे विजुअलाइज कर सकें. एंड इफ़ यू आर एबल टू विजुअलाइज दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, सो यू विल नेवर फॉरगेट इट. आप इसे भुला नहीं पाओगे, और आप कोशिश भी करोगे और थोड़ी सी भी अगर आप रिवीजन कर लिया आपने तो डेफिनेट है कि आप उसे हमेशा के लिए स्टोर कर लोगे. ओके माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी. मैं आगे की तरफ रुख करना चाहूँगा, आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ. अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है, अब अकाउंटिंग को मैंने प्रोसेस कहा था, डेफिनेशन में मैंने अकाउंटिंग को प्रोसेस कहा था कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. ओके, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. बहुत सुंदर सी बात है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है. तो चलिए जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे है, हाउ. और प्रोसेस का मतलब हम सभी जानते हैं कि प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन अ सीक्वेंशियल मैनर. प्रोसेस जो भी टर्म प्रोसेस है, किसी भी चीज के लिए जो प्रोसेस होती है, तो आप उस प्रोसेस में जो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती है उसको आप बदल नहीं सकते. ओके, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, तो यहां भी कुछ ना कुछ उस तरीके से सीरीज में बातें होंगी. सीरीज में मतलब कि स्टेप 1 ये होगा तो स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, देन वी विल अचीव द टारगेट एंड वी विल अचीव द गोल. ओके, एज अ प्रोसेस अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज, थोड़ा यहां पर वंस अगेन आप ध्यान देंगे, अपनी फोकस यहां पर रखेंगे. तो सबसे पहली चीज अकाउंटिंग में क्या होती है? इनपुट. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इनपुट माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इनपुट की बात करता हूं देन उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, तो हमारे सामने कुछ ना कुछ आउटपुट आता है, और वही आउटपुट अकाउंटिंग को कम्युनिकेशन की तरफ ले जाता है. दिस इज कम्युनिकेशन इज द आउटपुट. वट एवर वी हैव कम्युनिकेटेड इज द आउटपुट, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. ओके, identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting. And finally the interpreted data can be communicated. तो यहां पे इनपुट में क्या आ रहा है, जरा ध्यान देंगे. ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड एज एंड व्हेन दे आर मेजर्ड, उसके बाद ये प्रोसेसिंग में चला जाता है. तो प्रोसेसिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, एनालाइजिंग है और इंटरप्रिटिंग है. ऑल दी मेजर्ड ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, पॉइंट शुड बी नोटेड. तो मैं यहां फिर से वही सारी बातें कर रहा हूं. व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोशिश करो बेटा समझने की कि अकाउंटिंग में जो मैंने इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को मैंने मेजर करने की बात की इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री. ये मैंने पहले बात की आपसे कि डॉलर होगा, पॉन्ड होंगे, इसमें हमने मेजर करना है. तो ये सारी चीजें करने की जो प्रक्रिया होती है, ये सॉरी जो एक्टिविटी है, इसे हम लोग इनपुट के रूप में ले लें, और उसके बाद जब वो आइडेंटिफाइड और मेजर ट्रांजेक्शंस हैं उसे हम लोग जब आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो उससे सबसे पहले क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है. रिकॉर्डिंग में यहां हम लोग आगे जर्नल, फिर क्लासिफाइंग में आ गया लेजर, यहां लेजर की तरफ मूव कर गए. समराइजिंग, समरी बनाना शुरू कर दिया हमने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया, एनालाइज करना शुरू कर दिया, वेरियस एनालिसिस जो एनालाइजिंग टूल्स हैं उसको यूज करना शुरू कर दिया, और यहां से डिसीजन मेकिंग शुरू हो गया. एनालिसिस जब तक नहीं होगा तो इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता. और उसके बाद ऑल द मेजर्ड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो कि हमने वहां से लिया था, क्या रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट. क्या क्लासिफाई करेंगे? उन्हीं ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को ग्रुपिंग करेंगे. क्या समराइज करेंगे? तो भाई जो क्लासिफाइड डेटा है उसे समराइज कर देंगे. अब समराइज करने के बाद एनालाइज क्या करेंगे? जो समराइज डेटा है उसकी हम एनालिसिस करेंगे, और जब एनालिसिस हो जाएगी तो उससे फिर हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्टेन करेंगे. एंड किसका? तो डेफिनेट बात है कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट से ही बात शुरू हो रही है. और क्यों करेंगे हम लोग? रीजन क्या है? व्हाट्स द रीजन? टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो ये बात शुरुआत में ही मैंने कही थी कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, और यू कैन से अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. ओके, ये खास प्रोसेस है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स को ना सिर्फ मेजर करते हैं इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री, बल्कि उसे हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, उसे क्लासिफाई भी करते हैं, उसे समराइज भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, इंटरप्रीट भी करते हैं, एंड फाइनली उसे हम लोग कम्युनिकेट भी करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो मेरे ख्याल से आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी. यदि आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे है बेटा, बता दो, तो नाउ आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन. माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 11th के जो बच्चे हैं और फाउंडेशन के जो बच्चे हैं. ओके,
ये दोनों के लिए पॉइंट शुड बी नोटेड, क्योंकि ये बिगिनर्स की चीज है और हर उस बिगिनर्स को यहां से चलना ही होगा। ओके, और आप यदि सोचते हो थोड़ी देर के लिए कि मैंने तो भैया 12th पास कर लिया है और अब मैं यहां से चलूंगा, क्योंकि जर्नल तो मेरा क्लियर है, मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रखा है, बीआरएस तो मैंने कब का खत्म कर दिया था और वगैरह वगैरह। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत टुच्ची सी चीज़ थी, मैं मतलब कहने का कि आपने 11th फिनिश कर दिया था, 12th की भी सारी चीज़ें आपने खत्म कर दी थी, 99% आपने मार्क्स ऑब्टेन कर लिया था। जस्ट बेटा चिल, कूल, उसको आप सेट असाइड कर दो और 0 से शुरू कर लो। पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके, अदरवाइज एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए, कहते हैं हम लोग। ओके, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका कुछ ज्ञान अधूरा था, तो कुछ ज्ञान पर धूल की परत चढ़ चुकी थी। तो यदि आपने फाउंडेशन देना है तो आपको नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। सीए फाउंडेशन यू वांट टू अटेम्प्ट, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन यू शुड स्टार्ट विद 0 एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। अदरवाइज ओवर कॉन्फिडेंट हो गया आप, और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो वहां से दिक्कत होगी। इसलिए बेटा मैं ये बार बार कह रहा हूं कि 0 से शुरू करना है और 0 से ही चलना है। बिल्कुल आप अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि इन चीजों से क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे और आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि करें क्या। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई आई एम सेइंग। अब जरा यहां ध्यान देना, मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? सबसे पहला, टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहने का मतलब क्या है? जर्नलाइज करिए, जर्नल करिए, जर्नल, लेजर, ये तो आपको प्राइमरी चीज है जो कि आपको करना ही होगा। टू असरटेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए। ओके, पोजीशन, बैलेंस शीट बनाइए। ये सारी बेसिक चीजें हैं अकाउंटिंग में जो कवर करती हैं। टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात मैंने नहीं की है, क्योंकि ये बीच की चीजें आ जाती हैं, लेकिन यहां कम्युनिकेशन होती है और आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हो, जरूरी नहीं है। ओके, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बिजनेस एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेट बात है कि आप प्रॉपर कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज इट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ कंट्रोल ओवर इट। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो अकाउंटिंग के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अब रही बात की एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि टू फैसिलिटेट टू रिप्लेस मेमोरी। ह्यूमन ब्रेन की कुछ लिमिटेशन है, हम लोग सारी चीजें याद नहीं रख सकते, इसलिए लिखने की आवश्यकता महसूस हुई और इसीलिए अकाउंटिंग का जन्म भी हुआ था। एक्ट्स एज लीगल एविडेंस, न्यायालय में इसे सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनीज एक्ट की जरूरत है कि भाई कंपनीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ही करना है, तो हमें अकाउंटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई करने में मदद करती है। और कहीं कहीं पे क्या अक्सर आप देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो भी अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए आपको कंपेल कर देगा। हेल्प्स टू डिटरमाइन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द एंटिटी। आपकी बिजनेस कुछ भी हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी लेवल की हो, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन आसानी से ज्ञात कर सकते हो, पता लगा सकते हो। कॉम्परेटिव स्टडी बिकम्स इजी। कंपैरिजन आसान हो जाता है अगर आप ईयर आफ्टर ईयर प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में यूनिफॉर्म तरीके से अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है और वेरियस टाइप ऑफ कंपैरिजन को अकाउंटिंग आसान बना देती है। हेल्पफुल फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल अदर यूजर्स। सारे यूजर्स को डिसीजन मेकिंग में आसानी तभी होगी, और तभी हो भी सकता है, संभव ही नहीं है। अगर अकाउंटिंग नहीं है तो डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल। आसान बनाना क्या है? बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर अकाउंटिंग ना हो तो। करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी भी आपकी सही डिटरमाइन हो पाएगी अगर अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग ही नहीं है तो टैक्स लायबिलिटी तो मनमाना टैक्स चार्ज कर देगा इनकम टैक्स अथॉरिटी। हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड बिजनेस का वैल्यूएशन हो या बिजनेस के गुडविल का वैल्यूएशन हो। अब गुडविल क्या चीज है ये हम डिस्कस करेंगे लेटर सेशन में। बस आप ये समझ लो कि जो उसकी रेपुटेशन कमाई है बिजनेस ने, उसको इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग कैसे वैल्यू करें कि वो नॉर्मल बिजनेस से ज़्यादा बिजनेस अर्न कर रही है, नॉर्मल अपने सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस से वो ज़्यादा अर्न कर रही है, यानी उसका रेपुटेशन ज़्यादा है, तो उसे हम लोग वैल्यू कैसे करेंगे? तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे यहाँ प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं होगा। ओके, और बिजनेस को खरीदना या बेचना जब हो तो उस टाइम पे भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत मदद करती है फ्रेंड्स। लोन रेजिंग बिकम्स इजी। आज के डेट में आप अगर लोन के लिए जाओ तो बैंक कहेगी भैया कि आप अपना पिछले 3 साल का रिकॉर्ड मेरे को दे दो। ITR फाइल किया है, नहीं किया है, बैलेंस शीट है, बिजनेस लोन की बात मैं कर रहा हूँ,
तो वहाँ पे लोन लेना बहुत आसान होगा। यदि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड हैं, ऑडिटेड हैं, प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड हैं, तो बैंक आपको लोन बड़ी आसानी से दे देगी। तो मेरे ख्याल से एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की लिस्ट कोई ये एग्जॉस्टिव नहीं है बेटा, ये लिस्ट ऐसी है कि बस छोटी सी ग्लिम्स है, और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही इतना ही एडवांटेजेस हैं। आप इसमें चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ही अक्लमंद हो, बुद्धिमान हो, आप एनालाइज कर सकते हो और इसमें आप ऐड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, लिमिटेशंस भी कुछ हैं। देखिए लिमिटेशंस कम है, एडवांटेजेस ज्यादा हैं, और लेकिन लिमिटेशन जो भी है वो मैंने बोल्ड में दी हैं। एडवांटेजेस जो थी वो ज्यादा थी, तो ऐसा नहीं है कि स्पेस की वजह से ऐसा मैंने किया। रीजन इज दैट कि जितने भी लिमिटेशंस हैं उन्हें अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात कि हिस्टोरिकल इन नेचर, ट्रांजैक्शन होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, पास्ट रिकॉर्ड हो गया, ऐतिहासिक है। दूसरा, इग्नोर द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि मैनेजरियल एफिशिएंसी हमारी बहुत बेहतरीन है, उसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। बैलेंस शीट हमारा जो है, बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स को कहीं जगह नहीं मिलती, जबकि सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स अगर हमारा कोई वैल्यूएबल एसेट्स कुछ है तो वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, और उसे ही हम लोग अपने बैलेंस शीट में जगह नहीं देते। तो हालांकि इन सब चीजों के लिए जो है वो कुछ ना कुछ डेवलप भी की गई है, लेकिन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो हम लोग इग्नोर कर ही देते हैं, डिपेंड्स अपॉन अकाउंटेंट्स एबिलिटी। अब भैया जैसा ड्राइवर वैसी गाड़ी चलेगी, सिंपल सी बात है। तो वही हाल यहां भी है कि डिपेंड्स अपॉन अकाउंटेंट्स एबिलिटी। तो इसमें गाड़ी की कोई दोस्त तो है नहीं। आपके पास BMW है, ठीक है, ड्राइवर बिल्कुल अनाड़ी है, ठुकेगा, तो इसमें गाड़ी की कसूर नहीं है। यहां कसूर अकाउंटिंग का नहीं है, यहां कसूर उसको यूज करने वाले का है। तो हालांकि अब ये कहा जाए कि भाई नहीं, कोई भी ड्राइवर होता चला लेता उसको बहुत अच्छे से, उसमें कोई मतलब ही नहीं होती, तो ये उसकी लिमिटेशन है। तो यहाँ ये बात इससे थोड़ी सी इत्तेफाक नहीं रखते बहुत से लोग कि डिपेंड्स अपॉन अकाउंटेंट्स एबिलिटी। लेकिन यहाँ होता क्या है कि अकाउंटेंट अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिससे अकाउंटिंग हैम्पर कर जाती है या अकाउंटिंग बहुत बेहतरीन हो जाती है। ओके, सो प्रोवाइड्स एस्टिमेटेड पोजीशन नॉट रियल। बिजनेस का एक्चुअल पोजीशन अकाउंटिंग नहीं बता सकता ईयर आफ्टर ईयर, ये तभी पता लगाया जा सकता है जब उसको बेचा जाए, अदरवाइज हम लोग जस्ट एस्टिमेट ही कर सकते हैं। अकाउंटिंग की ये बड़ी लिमिटेशन है। डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग, एसेट्स को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा सकता है, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा सकती है, और मैनिपुलेशन भी हो सकते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है बेटा कि हम लोग एसेट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं, प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर दें ताकि अट्रैक्ट कर सकें। इसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। विंडो मतलब खिड़की, ड्रेसिंग मतलब सजावट। तो खिड़की की सजावट मतलब खिड़की देख करके लगे हाँ क्या खूबसूरत कंपनी है, चलो इसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीज है। तो विंडो ड्रेसिंग कहने का मतलब टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर। तो ये डेंजर है अकाउंटिंग में, और ऐसा हो जाता है अक्सर। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अब भाई सिंपल सी बात है कि 1990 का 1 रुपया और 2020 का 1 रुपया बहुत डिफरेंस है। तो जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, प्राइस लेवल चेंजेस यानी इन्फ्लेशन की जो बात होती है, तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको नहीं कर पाती। हालांकि इसके लिए एक ब्रांच डेवलप कर दिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं, नाम दिया गया है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एंड प्रेजेंट्स इनकम्पेरेबल डेटा। इनकम्पेरेबल डेटा क्यों मैं कह रहा हूं? रीजन इज दैट कि कुछ कंपनियां कुछ पॉलिसी अपना सकती हैं, तो कुछ कंपनियां कोई पॉलिसी अपना सकती हैं। तो इस वजह करके इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन आसान नहीं होता, कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब फाइनली बेटा मैं अब यहां पे बात करूंगा आपसे कुछ क्वेश्चंस के लिए। ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं, क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? आपको ये करना है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एक्सप्लेन मैंने डिस्कस किया है, ये भी आपको करना है। व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? ये भी आपको करना है, आप कर सकते हो। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग? ये भी मैंने बता दिया है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस, वंस अगेन, तो रिपीट हो गई है बात, तो आप 4 ही करोगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे करेंगे। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में दें, अपने सुझाव दें, अपने क्वेश्चंस डालें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐप से जुड़ने बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद।